हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी टैरिफ लगाया गया है भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो भी ट्रेड वगैरह है, जो भी टैरिफ पहले लगा था वो 50% का हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि जो भी हमारा फार्मा सेक्टर है उस पर ये कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो अमेरिका ने हमें ये राहत क्यों दी है, क्यों हमारे फार्मा सेक्टर को छोड़ा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या आने वाले समय में टैरिफ जो है इस क्षेत्र में भी लग सकता है कि नहीं लग सकता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हम वन बाय वन कवर करेंगे। आपको पता है जेनरिक दवाइयों के मामले में भारत विश्व में सबसे आगे है। सस्ती और सुलभ दवाइयाँ हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, इवन अमेरिका के भी जो है काफ़ी जगहों पर हमारी ही दवाइयाँ जाती हैं। अगर यहाँ की दवाइयाँ अमेरिका में या अन्य देशों में ना जाए तो वहाँ पर स्वास्थ्य का खर्च और बढ़ जाएगा। इसीलिए देखेंगे आप तो हमारे फार्मा क्षेत्र को इस प्रकार के टैरिफ से बाहर रखा गया। तो क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या चीज़ें हैं सारी यहाँ पर वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि संस्कृति आयस आपके लिए एक ऑफर लेकर के आया था, जो कि था अगस्त का एंड ऑफर, जो 25 से 29 अगस्त तक चलने वाला था। पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेस हमारे जितने भी हैं प्री प्लस मेंस के, यहाँ पर आपको 60 to 75% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया जाए। तो चाहे आप बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या राजस्थान पीसीएस हो, इनमें से कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करते हो प्रिंटेड नोट्स के साथ कंप्लीट, तो वो 12,999 का मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स के साथ अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यह आपको जो है 10,000 में मिल जाएगा। बाकी बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच भी अवेलेबल है 4500 रुपीज़ में, और बीपीएससी का मेंस का बैच भी अवेलेबल है 7,500 रुपये में। नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyas.com की वेबसाइट पर। ठीक है, चलो आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। हम बात करेंगे पहली बात तो चर्चा में क्यों आया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, जिसके बाद टोटल टैरिफ कितना हो गया है 50%। हालांकि भारत से अमेरिका जाने वाली फार्मास्यूटिकल निर्यात, जो हम दवाइयां यहां से वहां भेजते हैं, 35% हमारी दवाइयाँ वहाँ पर जाती हैं, उन पर अभी इस प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। अब इससे क्या हो सकता है, क्या ये मान सकते हैं कि नहीं भारत और अमेरिका का व्यापार बहुत बढ़िया है, वो होता तो हम पर इतना टैरिफ ही नहीं लगता। अन्य फैक्टर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। उसने हमें छूट दी है, वो अब हमारे लिए नहीं छूट दी गई है, उनका नुकसान ना हो इसलिए इस प्रकार की छूट दी गई। तो देखो क्या लिखा, भारत का वैश्विक फार्मा में स्थान देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाइयों का उत्पादक देश या निर्माता है। लगभग 80% विश्व की जितनी भी जेनरिक दवाइयां हैं भारत से ही सप्लाई की जाती हैं। अमेरिका के जेनरिक बाजार में 35 से 40% तक जो भी दवाइयां हैं वो भारतीय ही दवाइयां होती हैं, जो वहां पर मिलती हैं आपको। भारतीय दवाएं सस्ती हैं, सुलभ हैं और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी मार्केट में आपको अच्छे खासे स्तर पर देखने को मिलेंगी। कोविड-19 के बाद जो है दवाइयों पर और भी फोकस किया गया, क्योंकि उस समय जो है जेनरिक दवाइयों की मांग बहुत बढ़ गई थी और अपने स्तर पर अचानक से इतना उत्पादन कर देना ये पॉसिबिलिटीज होती नहीं है। अब छूट का कारण, सबसे बड़ा कारण हमें जानना यही है कि भाई छूट क्यों दी गई। तो छूट दी गई है क्योंकि किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर जो है मिल पा रही हैं। अगर हम अपनी दवाइयाँ ना भेजें तो वहाँ पर वैसे भी हेल्थ के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। एक आम नागरिक जो है वहाँ पर इलाज करा पाए, बहुत समस्या होती है। दवाइयाँ हैं तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता हो रहा है, तो ये क्या हो कर देगा यहाँ पर कि टैरिफ अगर लगा दिया गया होता तो अचानक वहाँ पर सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। अब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिकी लोग परेशान होंगे, फिर प्रशासन से सवाल करेंगे जो भी वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इस प्रकार की छूट दी गई है। देखो लिखा भी है, कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिका ने दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। ऐसा लगा उसके बाद अलग अलग देशों को कि कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। अमेरिकी एफडीए, फूड एंड जो है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले से ही भारत पर जेनरिक और एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो है इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो आपूर्ति के लिए निर्भर है, तो हम पर निर्भर है। देखो अगर आप जो और ठीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे हम काफ़ी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर हैं। तो भारतीय फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर हमारा, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में देखें तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर है। भारतीय कंपनियों ने न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप, अफ्रीका और अन्य जितने भी उभरते बाजार है वहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मार्जिन प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका से हमें बहुत ज़्यादा जो है
मार्जिन नहीं मिलता है, कीमतें गिर रही हैं लगातार, जिसकी वजह से हमारे इस सेक्टर पर देखो ऑलरेडी कीमतें गिर रही हैं और ये यहाँ पर संशय है कि अगर कल को इन पर भी अमेरिका टैरिफ लगा देता है तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। लिक्विडिटी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर मतलब लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, डेप्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक चल रही हैं। बस कल को जो है इन पर भी कोई टैरिफ वगैरह ना आरोपित किया जाए, ये यहाँ पर कल को समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं सामरिक दृष्टिकोण की, तो भारत अमेरिकी संबंधों में रणनीतिक महत्व को लेकर बात करें तो अमेरिका भारत को फार्मा सेक्टर में एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। चीन पर निर्भरता कम करना भी एक विकल्प हो सकता है। अगर वो हमसे नहीं खरीदेगा तो चीन से दवाइयाँ जो है खरीदनी पड़ेंगी, तो इससे अच्छा है कि वो हमसे ही खरीदे। स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो भारतीय दवाइयों की लागत बहुत कम होती है और अमेरिकी नागरिकों के लिए किफ़ायती भी है। यदि छूट नहीं दी गई तो क्या होगा, अमेरिकी हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो अरबों मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। नीति और समीक्षा के बारे में बात करते हैं तो भारतीय फार्मा सेक्टर अभी भी सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब ये है 232 इन्वेस्टिगेशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे हमारे यहाँ पर 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, ऐसा नहीं कि इस सेक्टर को छूट दे दी गई है, अभी जांच पड़ताल चल रही है। कल को अगर अमेरिका को लगता है कि वहाँ का मार्केट या वहाँ की जो भी चीज़ें हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की वजह से दवाइयों की वजह से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो इस क्षेत्र पर भी क्या करेंगे, टैरिफ लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर विचार हो रहा है। अब कारण और व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। जेनरिक दवाइयों में भारत की वैश्विक अग्रणी, मतलब हमने देखा ऑलरेडी कि 80% दवाइयां कौन निर्यात कर रहा है, उत्पादन कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि अमेरिका में 35 से 40% तक हम दवाइयां निर्यात करते हैं। अमेरिका में किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमसे दवाइयाँ लगातार लेता रहे, क्योंकि अगर वो खुद देखो, आपके मन में आ सकता है ये प्रश्न कि इतना बड़ा देश है खुद दवाइयाँ क्यों नहीं बना लेता है। उसको अगर खुद दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी तो वो दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएंगी। हमारे यहाँ पर लेबर कॉस्ट हो गया और भी चीज़ें जो है बहुत सस्ती हैं, जिसकी वजह से दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं वहाँ पर। तो स्वास्थ्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा है देखो 2013 से 2020 के बीच जो है यह बचत लगभग कितनी थी, 1.3 ट्रिलियन रही अमेरिका के लिए, क्योंकि उसने हमसे दवाइयाँ खरीदी हैं। टैरिफ से अगर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं तो दोनों के लिए ये समस्या होगी, वहाँ के लोगों के लिए भी और हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज को भी नुकसान होगा क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी। अब बात करें अर्थशास्त्र और लाभप्रदता पर सीमित प्रभाव, तो अर्थव्यवस्था पर यह लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर टैरिफ लगा दिया जाता है। तो अधिकांश भारतीय जो फार्मा कंपनियां हैं यूएसए में जेनरिक दवाइयों पर आधारित व्यवसाय करती हैं, जहां मार्जिन जो है बहुत कम होता है। इसके बावजूद उनके पास मजबूत बैलेंस शीट, नकदी और विविध वित्त पोषण स्रोत मौजूद हैं, जिससे टैरिफ का प्रभाव जो है सीमित हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि अगर कल को टैरिफ लगा देंगे तो क्या समस्या होगी। देखो यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री में बात यह है कि फार्मा इंडस्ट्रीज निर्भर नहीं है अमेरिका पर, बहुत सारे बाजार हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अमेरिका निर्भर है हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ पर, क्योंकि दवाइयाँ उसको चाहिए। एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चलो ठीक है आलू प्याज है, आज जो है आलू नहीं है तो कोई और सब्जी बना लेंगे, इसका कोई विकल्प तो नहीं मौजूद है ना। तो इसलिए जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आर्थिक वर्णनात्मक तथ्य अगर देखें कुछ मतलब फैक्ट्स देख लेते हैं तो भारत के यूएस में फार्मा निर्यात के बारे में बात करें 2024-25 में 8.7 से लेकर जो है 10.5 बिलियन डॉलर तक का हमने क्या किया है, निर्यात किया है, इतने पैसे कमाए हैं। भारत की जेनेरिक दवाइयों की अमेरिका में हिस्सेदारी हम देख चुके हैं, लगभग जो है 40, कहीं 35% मिलेगा, कहीं 40%, कहीं 47% आपको दिखाई देगा, मतलब अप टू 50% आप मान के चल सकते हो। अमेरिकी स्वास्थ्य प्रणाली में कितनी बचत होती है ये हमने देखा ऑलरेडी, जो है 1.3 ट्रिलियन जो है डॉलर्स इन्होंने बचाए थे। भारतीय फार्मा सेक्टर का वैश्विक दवा बाजार में स्थान के बारे में बात करते हैं तो भारतीय कंपनी के पास USFDA अप्रूव्ड है, सबसे अधिक यहाँ पर प्लांट्स आउटसाइड यूएस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो है हमारे भारत के ही देखने को मिलेंगे। नीतिगत और रणनीतिक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता और API उत्पादन में वृद्धि होगी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं तो ये जाहिर सी बात है हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है। बात करते हैं PLI की तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, घरेलू API एवं उच्च वैल्यू जो है फॉर्मुलेशन के लिए जो है 15,000 करोड़ तक के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।
यहाँ पर यह है कि और भी दवाइयाँ हम कैसे बनाएं, यहाँ पर कंजम्पशन कैसे करें, और भी चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पर जो है व्यापार विविधीकरण, अमेरिकी अवसंरचना, निवेश, ये सारा जो है हम यहाँ पर कर पाएंगे ताकि चीज़ों को और आगे हम ले जा पाएँ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर देख लेते हैं तो अमेरिकी नीति परिप्रेक्ष्य, अमेरिका की नीति देखते हैं कि किस नीति के तहत जो है आजकल के जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो हैं। तो बाय अमेरिका हायर अमेरिका, बाय अमेरिका हायर अमेरिका मतलब अमेरिका का ही सामान खरीदो और अमेरिकी लोगों को ही हायर करो, ये जो है ट्रंप प्रशासन की नीति है। तो उद्देश्य क्या है, ये देखो, बाय अमेरिका, अगर कोई खरीदेगा अमेरिका का प्रोडक्ट तो उनको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन फार्मा सेक्टर को छूट दी गई है क्योंकि अमेरिकी उद्योग दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, वो डिपेंड है हम पर। ड्रग शॉर्टेज जो है कंसर्न, रिपोर्ट दिखाती है कि भारत से सप्लाई बाधित होने पर अमेरिका में दवाइयों की कमी हो सकती है, और जब दवाइयों की कमी होगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो चीज़ों को प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होगी। वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखें तो ईयू और अफ्रीका डिपेंडेंस के बारे में, तो यूरोप और अफ्रीका में जेनरिक दवाइयों के लिए भारत पर निर्भरता है। देखो कितने लोग निर्भर हैं यहाँ पर। WTO का एंगल अगर देखें तो भारत WTO के अंतर्गत सस्ती दवाइयों के लिए पब्लिक हेल्थ एक्सेप्शंस का सबसे बड़ा लाभार्थी है। पब्लिक हेल्थ एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे कोई दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है, किसी देश ने बनाई, वो लाखों करोड़ों की, लाखों रुपए की दे रहा है, लेकिन अगर कभी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो दवाइयाँ आप सस्ते दामों में बेच सकते हो। और दूसरा यहाँ पर ये होता है कि मान लो कोई दवा ऐसी है जो बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई कंपनी बना रही है, हमें पता है पेटेंट वगैरह अगर करा रखा है उसने तो दूसरा व्यक्ति वो दवाई नहीं बना सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से होता है कि भाई पब्लिक हेल्थ का मामला है, अगर ये दवाइयाँ कोई और नहीं बनाएगा और आप ही चाहते हो कि हम ही बनाएंगे, हमारी दवाइयाँ खरीदें, और जो लोअर मिडिल क्लास या जो है लोअर इनकम वाले जो भी लोग हैं वो नहीं खरीद पाए तो दूसरे को दे दिया था कि तुम भी बना के बेच सकते हो, क्योंकि ये आ जाता है कौन सी कैटेगरी में, पब्लिक हेल्थ एक्सेप्शंस वाला, ठीक है, इसलिए हम इसके बड़े लाभार्थी हैं। तो जेनरिक दवाइयाँ हम बहुत सारी बना पाते हैं। इसके अलावा देखो दोहा डिक्लेरेशन ऑन ट्रिप्स एंड जो है पब्लिक हेल्थ केयर जो हमारा जो है 2001 का है। ओके, भारतीय फार्मा सेक्टर की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो पहली यहाँ पर है भारत अपनी जो है 60 से 70% API चीन से आयात करता है। अमेरिका द्वारा भारत को तरजीह देना अप्रत्यक्ष रूप से चीन की दवाइयाँ सप्लाई, मतलब देखो हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ हम ही बना रहे हैं और अमेरिका जो एक तरीके से चीन को बायकॉट करके, चीन को बाईपास करके हमसे खरीद रहा है, लेकिन हमारी API कहाँ से आ रही है, वो आ रही है चीन से। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम देखें तो अमेरिका जो है चीन को ही सपोर्ट कर रहा है या हम चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो US FDA कई बार भारतीय कंपनियों पर क्वालिटी और जो है कंप्लायंस से जुड़ी आपत्तियां दर्ज होती रही हैं, वो हमने देखा है। कई भारतीय प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, पतंजलि का भी नाम आपने सुना होगा, और भी चीज़ें हैं, MDH मसाले भी चर्चा में थे कि इनकी क्वालिटी को लेकर जो है इश्यू होता है और कई बार जो है आइटम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। हाल के ट्रेंड्स देखें तो ये सारे हमारे यहाँ पर हैं। बायोसिमिलर्स और जो है स्पेशली ड्रग्स के बारे में, तो भारतीय कंपनियां अब सिर्फ जेनेरिक ही नहीं बल्कि बायोसिमिलर्स और स्पेशलिटी फार्मा में भी प्रवेश कर रही हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियां जो है अमेरिका में M&A मर्जर एंड जो है एक्विजिशन करके स्थानीय उत्पादन बढ़ा रही हैं। आंकड़े और डाटा अगर देखें तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कितने % जो है या कितने रुपए या कितने डॉलर्स का उत्पादन हम यहाँ पर जो है लगातार कर रहे हैं। भविष्य की संभावना यही है कि जो सेक्शन 232 है अगर ये होता है तो हो सकता है कि फार्मा जो है सेक्टर में भी यहाँ पर क्या हो जाए कि टैरिफ लगा दिया जाए। दूसरा हो सकता है कि G20 क्वाड और IPEF जैसे मंचों पर भारत अमेरिकी फार्मा सहयोग का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो हम यहाँ पर API सेल्फ रिलायंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा ना कि चीन से हम खरीद रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यहाँ पर ही इनका उत्पादन कर पाएं। अब ये देखो एक प्रश्न हमारा है, भारत के पास US FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की संख्या अमेरिका के बाहर सबसे अधिक है, इसका क्या महत्व है? तो पहला है भारतीय कंपनियों की दवाइयों की गुणवत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास। दूसरा है अमेरिका में फार्मा सप्लाई चेन में भारत की अपरिहार्यता। तीसरा है भारत में घरेलू API उत्पादन पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है। क्या मैंने बताया कि आप जो हम API में आत्मनिर्भर हैं? नहीं है ना, चीन से कर रहे हैं आयात हम, जो कि समस्या है।
तो छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे फैक्ट्स थे आई नो, और बट सारे बहुत ज़रूरी थे क्योंकि टॉपिक इस प्रकार के लगातार चल ही रहे हैं। कल को कौन सा प्रश्न पूछेगा हमें नहीं पता है, तो अच्छे से टॉपिक को पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।